अभी तक की क्लास में हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस परासरण, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन रखा हो, विलयन रखा हो, तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट बहती है, गति करती है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक गति करती है। इस क्रिया, इस घटना को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं। एक और बात आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जब वो ऑस्मोसिस की क्रिया चल रही थी, उस समय उस ऑस्मोसिस की क्रिया के लिए जितनी प्रेशर लगती है, यानी कि सॉल्वेंट जो है गति करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर जितनी दबाव लगाती है, उस दबाव को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको दूसरे तरह से अगर बोला जाए तो एक तरीका है कि ये वाला डेफिनेशन यूज कर सकते हैं आप, जो यहां पर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाई गई आवश्यक दाब। यहां पर क्या लिखा गया है? किसी विलयन का परासरण दाब उस अतिरिक्त दाब के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए लगाई जाती है। यानी कि हम परासरण की विपरीत दिशा में उस परासरण को रोकने के लिए जितनी दाब लगाते हैं, उस दाब को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, जो कि आपको लिखा जा चुका है। ठीक है, यहां पर कुछ शब्दों का उपयोग किया जाएगा। एक शब्द है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के तीन टाइप को समझेंगे। एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है मैं पूरी तरह से बता देता हूं। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। कुछ भी अगर आपको लिखना हो ना, तो जो मैं समझाऊंगा, लिखाने का टाइम दूंगा, उस टाइम आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, जो समझाऊंगा वो महत्वपूर्ण है, जो आप लिखोगे वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको लिखाने में एक टाइम जाता है, इसलिए वो बचाने के लिए ये किया गया है। ठीक है ना? तो चले, तो मैंने क्या बोला? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा शब्द आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी परासरण दाब के आधार पर हम सॉल्यूशन को तीन प्रकारों में बांटेंगे: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कितने टाइप का सॉल्यूशन हुआ? तीन टाइप का सॉल्यूशन हुआ। कौन कौन सा हुआ? आइसो, हाइपो, हाइपर। तीन टाइप का सॉल्यूशन हुआ। इन तीन टाइप के सॉल्यूशन में हिंदी में शब्द लें तो ये समपरासरी है, ये अल्प, पूरा नाम लिख देता हूं, समपरासरी विलयन, और इसको कहेंगे अल्प परासरी विलयन, इसको कहेंगे उच्च परासरी विलयन। ठीक है, क्लियर है? तो आइसोटोनिक को पहले समझें। पहले तीनों को एक छोटा छोटा डेफिनेशन ऐसे बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। ऐसा विलयन, समपरासरी विलयन में तो ऐसा विलयन जिसकी परासरण दाब दिए गए किसी विलयन के परासरण दाब के बराबर हो, तो दोनों बराबर हो गया, आइसो हो गया, बराबर हो गया, सम हो गया। अब हाइपो का मतलब तो क्लियर समझ मारे, अल्प। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है उस विलयन से जिसके बारे में हम तुलना कर रहे हैं। यस, फिर तीसरी बात अब तो समझ में आ ही गई होगी। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब बताए गए, दिए गए, रखे गए दूसरे विलयन की तुलना में इसका परासरण दाब ज्यादा है। तो अगर हम दो विलयन रखे गए हैं, तो एक को हम हाइपो कह रहे हैं तो दूसरा हाइपर है। अगर दूसरे एक को हाइपर कह रहे हैं तो दूसरा हाइपो है। लेकिन समपरासरी कह रहे हैं तो एक विलयन जो है उस विलयन के दोनों के बराबर है उसके परासरण दाब। क्लियर हो गया एकदम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यहां पर हम सबसे पहले काम करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर। चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे काम करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मान लेते हैं, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं ना, लिखा हुआ मैंने है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे? दो विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है। तो प्रथम विलयन
के लिए क्या होगा वो जरा देखें। प्रथम विलयन के लिए क्या होगा, पाई 1 परासरण दाब CRT, तो उसका R और T कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर ले रहे हैं, R तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, तो यहां पर उसका मोलार मास अलग है। चलो ठीक है, अब देखें, यानी कि इसके अनुसार होगा तो प्रथम विलयन के लिए हुआ। दूसरे विलयन के लिए क्या होगा बोलो, द्वितीय विलयन के लिए, दूसरे विलयन के लिए क्या होगा, पाई 2 मान लेते हैं C2RT। अब दोनों में अगर देखें, अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो भी चल जाएगा, या दोनों में RT को बाहर निकाल करके रख दें तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपको इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। चलिए, तो क्या मिलेगा, पाई 1 बाय पाई 2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, दोनों कट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा देखें, इसका मतलब ये हुआ कि परासरण, यहां पर देखिएगा, एक और चीज देखिएगा यहां पे, अब हम ये सोच के चल रहे हैं, ये तो हो गया, क्लियर है, तो अलग अलग परासरण दाब हो तो उसका C भी अलग अलग होगा, लेकिन हम समपरासरी कह रहे हैं तब क्या होगा बोलो, ये हाँ, ये आइसोटोनिक हुआ तो क्या हुआ, आइसोटोनिक हुआ तो क्या हुआ बोलो, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, बोलो, तो पाई 1 पाई 2 इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या हुआ, अतः बोलो पाई 1 का क्या होगा, C1RT इज इक्वल टू C2RT, हो गया, ये RT कट गया, C1 इज इक्वल टू C2, यानी दोनों विलयनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन समान होता है। क्लियर हो गया। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर हम बातचीत करें तो हमारे पास होगा C1 इज इक्वल टू W, मैं मोल के साथ ले सकता हूं या W के साथ ले सकता हूं, दोनों के साथ ले सकता हूं, अपनी मर्जी जहां पे लेना चाहूं, तो मैं एक काम करता हूं, मोल के साथ ही ले लेता हूं। तो मोल के साथ क्या फॉर्मूला होगा इसका, मोल NB, ठीक है, 1 मान लेंगे, बाय V1, ये भी ले सकते हो, तो भी डिपेंड करेगा वॉल्यूम को लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अगर वॉल्यूम दोनों का इक्वल है तब तो बात अलग हो जाएगा, ठीक है, तब ये ले लेते हैं। अब इसी तरह से C2 के लिए क्या हो जाएगा, NB2 बाई V2, तब क्या हो गया, अब ये दोनों बराबर है, अतः बोलो C1 C2 बराबर है, अतः क्या हो जाएगा बोलो, NB1 बाई V1 इज इक्वल टू NB2 बाई V2, ऐसा भी हो सकता है। देखो अलग अलग स्टेप में अलग अलग फॉर्मूले दिख रहे हैं ना। अब क्या हो सकता है कि एक और बातें, चलो, तो इसके लिए क्या बनेगा बोलो, WB1 बाई MB1 इंटू V1 इज इक्वल टू WB2 बाई MB2, है ना, इंटू V2, होगा कि नहीं होगा। चलिए, आपको अब क्या नजर आ रहा है कि अब पूरी बातें नजर आ रही है कि अगर आपको द्रव्यमान पता है, आयतन पता है विलयन का, संपरासरी विलयन है तो, और एक का अणुभार पता है तो दूसरे का पता लगा सकते हैं दूसरे सॉल्यूशन में से जो भी सॉल्यूट दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। अगर आयतन दोनों सॉल्यूशन का बराबर है, दो विलयन रखा गया है, दोनों सॉल्यूशन का आयतन बराबर है और संपरासरी है, तो सीधा सा मतलब यह है कि ये दोनों बराबर होगा। यानी फाइनल क्या होगा, यदि क्या हुआ, मैंने बोला V1 इज इक्वल टू V2 कर दें तो क्या होगा, WB1 बाई MB1 एक सॉल्यूशन के लिए जो घोला गया है विलेय और उसके अणुभार के साथ, और दूसरा होगा WB2 बाई MB2। तो आपको जहां तक जाना है जा सकते हो, हमारा एक काम तो हमारा हो चुका है यहां पे, उधर का करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हमने क्या क्या देखा बोलो तो जरा, सिंपल सी बात कहा, समपरासरी विलयन उसको कहते हैं जिसके दो विलयन जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं, यानी कि पाई 1 और पाई 2 दोनों बराबर है। एक विलयन के लिए हमने पाई 1 माना, दूसरे के लिए पाई 2 माना, और वो दोनों बराबर है, तो दोनों के ये फॉर्मूले बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे तो इससे पता चलता है कि C1 C2 बराबर है, यानी कि मोलर मास बराबर होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका बोला गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, विलयनों का एक युग्म जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। लिखा हुआ है, a pair of solution having the same osmotic pressure are known as isotonic solutions।
क्लियर है? तो ये है, अब जो नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। अब देखेंगे यहां पर एक बात आता है कि फाइनली हमने क्या देखा था, समपरासरी विलयनों के जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो समान होते हैं। हमने यहां पर भी लिखा है समपरासरी विलयनों के मोलर सांद्रण समान होते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों के इक्वल होते हैं। ये क्लियर हमने यहां पर प्रूफ भी करा है, ठीक है। फिर आगे तक चलते हैं। एक जरूरी बात बता दें, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये लाइनें थोड़ी सी काम आएगा आपका। 0.58% NaCl विलयन जो है वो हमारे ब्लड के जो सीरम होते हैं उनके साथ आइसो क्या बोलते हैं, समपरासरी होते हैं। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा। इसको हम बोलते हैं सलाइन वाटर। आप जानते हो जब पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है, एक बोतल चढ़ाता है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाता है, ऐसा नहीं है भाई, हर बार ग्लूकोज नहीं डाला जाता है। 90% तो यही रहता है कि वो पानी ही देते हैं, सलाइन वाटर देते हैं, ठीक है। एकदम तुरंत ग्लूकोज दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुरंत ग्लूकोज देंगे सबसे पहले बात ये कि किसको शुगर है किसको नहीं है कैसे पता, और किसी को अगर शुगर होगा तो फिर खतरा है उसके लिए, ठीक है ना। तो क्या डाला जाता है, सबसे पहले सलाइन डाला जाता है, सलाइन पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और खासतौर पे गर्मियों में कुछ हो जाता है आपको तो सबसे पहला काम वही किया जाता है कि बॉडी के अंदर पानी डाला जाता है, तो वो क्या है, सलाइन वाटर बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो भी विलेन डाला जाएगा हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी इंजेक्शन डाला जाएगा, कोई भी दवाई डाली जाएगी, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इतना रखा जाएगा कि हमारे ब्लड के जो सीरम है, ब्लड का जो कार्पसल्स है, उनके अंदर जो सॉल्यूशन भरी हुई है उस सॉल्यूशन के समपरासरी होगा, आइसोटोनिक होगा। तो नमक का, अच्छा जो पानी डाला जाता है वो पानी पानी नहीं होती है, पानी में इतना नमक रहता है, तो पानी में नमक के परसेंटेज कितना लिखा है, 0.85% नमक का परसेंट होगा, तो वो हमारे ब्लड के आइसोटोनिक होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे ब्लड कितना होता है नमक का, कौन सा सलाइन वाटर की सांद्रता कितनी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो यहां पर आपको इसका जवाब मिल गया है। एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे से कम या अधिक होता है तो यह एक दूसरे विलयन की तुलना में क्रमशः अल्प परासरी तथा अति परासरी विलयन कहलाता है। शॉर्ट में एक लाइन लिखी गई है। तो यहां पर हमने क्या बोला आपको, बताओ तो, सॉल्यूशन का दो टाइप हमने देखा था, तीन टाइप देखे थे, उसमें से एक हो गया, दो बचा हुआ है। तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, क्या अल्प लिखा है ना, अल्प परासरी का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है। यहां पर इस बात को लिखा गया, दोनों को एक साथ लिखा गया है। ऐसे दो विलयन जिसमें से एक का परासरण, एक का सांद्रता ज्यादा होती है, उसका परासरण दाब ज्यादा होता है, और एक जिसकी कम होती है उसके परासरण दाब कम होते हैं, लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुलना की जाती है। ध्यान रखिएगा, यही बात बोला गया यहाँ पे। समझ में आ रही बात है ये लाइनें? तो आप चाहो तो उसका दो अलग अलग परिभाषाएं लिख सकते हो। क्या, अल्प परासरी विलयन की परिभाषा, ऐसा विलयन जिसका, लिख सकते हो, हेडिंग लगाओ, पहले हेडिंग लगाओ, अल्प परासरी विलयन लग गया। अब लिखने का काम तुम्हारा, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है। यहां पर कोई आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, बोले क्या, ज्यादा और कम का कोई डेरिवेशन, बराबर के लिए हो सकता है साइन, और कम और ज्यादा के लिए तुलना कर, कितना कम है कितना ज्यादा ये तो कंफर्म नहीं होता है ना इसमें। बोलो कितना ज्यादा कितना कम है, कंफर्म नहीं, कंफर्म जहां पे नहीं है वहां पर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो आप लोग? तो ध्यान रखो, क्या आपको ये दोनों बात, तीनों बात समझ में आ गई? फिर एक जगह छोड़ दो, फिर आगे नीचे एक और लिख लो। क्या लिखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उच्च परासरी विलयन, उसकी भी परिभाषा लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। हम ये कहते हैं कि आप ऐसे ताकतवर बनिए जो खुद कह सको, छोटी छोटी परिभाषाओं को बोल सको, फिर उसके बाद जब छोटी छोटी बोल पाओगे तो बड़ी बड़ी चीजों को कर सकोगे। तो समझ में आ गई मेरी बातें? चलो आगे चलते हैं। एक और शब्द आता है, मैंने यहां पर छोड़ दिए हैं, वो है एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस बाह्य परासरण, कुछ ऐसा समझेंगे कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये क्या थे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली।
अर्धपारगम्य झिल्ली, ये एक कोई सिस्टम है। सिस्टम मतलब समझ सकते हो कि जैसे सेल है या अंडा है या नींबू है। नींबू छोड़ दीजिए, नींबू आपके लिए काम नहीं आएगा, फिर वो समझना चाहते समझ सकते हैं। अंगूर है, ठीक है, या ब्लड कार्पसेल्स है या कोई सेल्स है, ठीक है, कोई भी चीज हो, ये है जिसमें क्या होते हैं, उसके सेल वॉल होते हैं और वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा होता है, कोई द्रव भरा होता है, कोई लिक्विड भरा होता है, कोई सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। अब कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसकी तुलना करते हैं तो मान लेते हैं कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, इसका हाई है, कम है और इसका उच्च है। सांद्रता ना, उच्च सांद्रता लिख दे रहता हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, दोनों एक दूसरे दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है, तो कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर जो सॉल्वेंट है गति करती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, घटना क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, उस सिस्टम के बाहर की ओर निकल रही है सॉल्वेंट। सो ये पिचक जाएगा, अंदर का कम हो गया ना, वॉल्यूम कम हो गया ना, अंदर के पदार्थ का वॉल्यूम कम हो गया ना, आयतन कम हो गया ना, तो ये पिचक जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, वो कौन सी ऑस्मोसिस है, एक्सोऑस्मोसिस है, बाहर की तरफ जाने वाली। तो क्या बोल सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर कम सांद्रता हो, विलेन की सांद्रता कम हो और बाहर विलेन की सांद्रता अधिक हो, तो इस समय अंदर से, सिस्टम के अंदर से बाहर की ओर विलायक गति करती है। इस गति को बाह्य परासरण कहते हैं। अब यहां पर क्या बोलोगे, चलो बताओ तो जरा, बोलो, बस यही बात बोलना है। अर्धपारगम्य झिल्ली से बना एक तंत्र हो, सिस्टम हो, उसके अंदर उच्च सांद्रता वाला विलेन भरा हो और इन्हें कम सांद्रता वाले विलेन में रखा गया हो, तो बाहर से उच्च सांद्रता से अंदर नहीं होता, जो उच्च सांद्रता से कभी निम्न में जाएगा नहीं, तो बाहर से अंदर की ओर विलायक गति करती है। इस गति को हम कहते हैं अंतःपरासरण। तो समझ में आई बातें? ये लीजिए, अब इसको एग्जाम्पल में लेना चाहे तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि अंगूर को चाशनी में डुबा देने पर, बोलो अंगूर कैसे लिखते हैं, ठीक है, अंगूर को चाशनी में डुबा देते हैं तो क्या होगा, कौन सा परासरण होगा, बाह्य परासरण होगा। यहां पर किसमिस को पानी में डुबा देते हैं तो पानी में, बोलो सही है, अंतःपरासरण होगा कि नहीं होगा? हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड पानी पहुंचा दें तो, नॉर्मल पानी पहुंचाए तो क्या होगा, पानी ब्लड में क्या होता है, WBC RBCs होते हैं, है ना। और जो कार्पसेल्स होते हैं, कौन कौन से कार्पसेल्स होते हैं, व्हाइट कार्पसेल्स मतलब कोशिकाएं, व्हाइट कोशिकाएं और रेड कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाओं के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और हमने नॉर्मल पानी डाल दिए तो क्या होगा, वो बाहर से अंदर की ओर पानी पहुंचेगी और ब्लड को, कार्पसेल्स को तोड़ डालेगा, वो है ना, फट जाएगा, ज्यादा तनाव पड़ेगी। तो वैसे ही अगर किसमिस बात करें, किसमिस और पानी की बात क्यों की है, क्योंकि पानी जो है लो कॉन्सेंट्रेशन में है सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन मानते हैं तो, नहीं भी मानते तो चलेगा, पर वो उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। और अंदर जो किसमिस है उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। तो जब पानी में डुबाते हैं तो वो क्या करने लगती है, अंदर की ओर पानी को खींचने लगता है और वो फूल जाती है। बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ इसी तरह के होते हैं कि वो पानी में डुबाने पर वो फूल करके एक नेचुरल वो साइज में आ जाते हैं, इसी तरह से, ठीक है। ऑस्मोसिस का ही प्रभाव होता है कि जमीन के अंदर से पानी, वो जड़ें सोखती हैं, ठीक है, क्योंकि जड़ पर क्या रहेगा, जड़ की कोशिकाओं पे अधिक सांद्रता रहती है, किसकी,
विलियन की जो भी उसमें है, और बाहर पानी है तो पानी वहां से सोखते मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू वो ग्रहण करता है और ऑस्मोसिस के थ्रू वो पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, क्योंकि नीचे वाला जो सेल होगा और ऊपर वाला सेल होगा दोनों टच होंगे क्या एक दूसरे से, नीचे वाले सेल में कम सांद्रता रहती है, ऊपर वाले सेल में अधिक सांद्रता है, क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा हो गया है तो सांद्रता कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लो से हाई में गया, और इस तरह से ये पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और पेड़ जितनी भी बड़ी हो वहां तक पहुंच जाती है पानी। कितना जबरदस्त बात है, ये है ऑस्मोसिस का काम। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, और हमारे शरीर में भी ऑस्मोसिस की वजह से ही क्या होता है, जो फूड मटेरियल है या फिर पानी है या इस तरह की चीजें हैं जो वो एक दूसरे की जगह पे क्या होती है, ट्रांसमिट होती रहती। कहां पे, वो तो ब्लड के थ्रू होता है वो अलग है, लेकिन जब सेल और टिश्यू की बात आती है तब इसी तरह से होता है। ठीक है, और एक अच्छा एग्जांपल और बता दूं मैं इसी में। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन आता है, सुन रहे हो ना, क्वेश्चन आप ढूंढोगे आप बुक में, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिंटेड अलग से मिलती है अलग बात है, या फिर बता दी जाती है बुक में से ये क्वेश्चन है आप कर लो करके। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा। प्रश्न ये आता है कि किशमिश को पानी में डुबा देने पर क्या होता है, समझाइए, पूरा बात समझाना है, क्या होता है क्यों होता है दोनों समझाना है। अब ये नहीं सब फूल जाती है हो गया उत्तर, ऐसा नहीं है, पर क्यों फूलती ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, दूसरी बात है कि अंगूर को, किशमिश बोला था ना मैंने, अंगूर बोला था, किशमिश बोल दिया था। अब अंगूर को नमक के कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में डुबा देने पर क्या होता है। अच्छा, अब भी यार अचार डालने का मौसम चल रहा है, अचार बनाने का है ना, आम आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप करते क्या है, उसके एक्स्ट्रा पानी को, जैसे आम लेते हो तो एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हाँ आपने आम कटिंग करके रखे हैं, धो धा के सुखा के सब रखे हैं, पहले हल्का सा सुखा लिया करें, ताकि वो जो पानी जो रहता है ना, ये पानी आपको वो सड़ने देती है, तो उसे बचाने के लिए थोड़ा सुखा, हल्का सा हिला के पेपर में फैला दो, थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो। उसके बाद उस दो फायदे होते हैं, जम्स भी मर जाते हैं पानी कम हो जाने से, और दूसरा काम ये होता है कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। हल्का सुखाना नहीं, हल्का सा फैलाना है, ताकि ऊपर का जो पानी वेपराइज हो जाए, फिर उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर आप नमक छिड़क दो, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर जो पानी निकलेगी ना फर्स्ट टाइम, उस पानी को फेंक दो। अब उसमें से जो बहुत ज्यादा, अब वो क्या हो गया, अब कॉन्सेंट्रेट हो गया, क्योंकि इस जगह पे क्या हुआ, तुमने नमक छिड़का तो क्या हुआ, बाहर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है ज्यादा आम के अंदर की तुलना में, उसके सेल की तुलना में। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है। ठीक, अब देखो एक्सोऑस्मोसिस से क्या हो गया, पानी निकल गया एक्स्ट्रा, क्योंकि पानी तो सड़ाता, क्योंकि पानी मिल जाता है जीव जंतुओं को, तो जीवन के लिए सबसे बढ़िया चीज मिल जाती है। ठीक है, भोजन तो उसके पास है ही, आम ही उसका भोजन है बढ़िया सा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसमें जितने मसाले हैं फेंक दिए, फिर जितने मसाले डालते हैं, नमक छिड़कते हैं, भरनी में भर के रखते हैं, सिरका डालते हैं, ऑयल डाल करके पैक करके रख देते हैं, बस नहीं सड़ेगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको, चाहे तुरंत खाओ या 2 साल बाद खाओ। ठीक है, वो तुम पर डिपेंड करता है। पिकल्स का मतलब यही होता है कि आज से शुरू करो, खत्म चलते ही रहे। ठीक है, हो गया कि नहीं, तो ये है ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि अंडे के बाहरी छिलका, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिलके होते हैं, उसे हटा करके, कैल्शियम कार्बोनेट खोल को हटा करके उसे नमक के सांद्रविल में डुबा देने पर क्या होगा, या वो सिकुड़ जाती है, क्यों। ठीक है, तो ये इसका जवाब क्या है कि यहां पर कौन सा ऑस्मोसिस हुआ, एक्सो की एंडो, बोलो ठीक से, दूसरे का मत सोचो, आप खुद क्या सोचते हो उससे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, अंडे का कैल्शियम कार्बोनेट खोल हटा करके, कैल्शियम कार्बोनेट खोल क्या होता है, वो ठोकते तो फूट जाती है ना, उसको कैल्शियम कार्बोनेट खोल कहते हैं। ठीक है, उसमें 2 परतें होती हैं उसके ऊपर। फर्स्ट ऊपर परत जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड खोल होता है, उसके जस्ट नीचे झिल्ली होती है, जब तोड़ते हो तो पता झिल्ली रहती है, आपको उस झिल्ली को रहने देना है और उसके कैल्शियम कार्बोनेट को हटा देना है, जो आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको टॉयलेट एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में अंडे को डुबा देना है, इसको टॉयलेट एसिड बोलते हैं, क्योंकि टॉयलेट को साफ करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए करा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन करती है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड पानी में घुलती है, इस वजह से वो आराम से साफ कर लेते हो। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या लगी रहती है, टॉयलेट पर एक परत चढ़ जाती है पानी की वजह से। पानी में हार्डनेस होगा तो ऐसा होता है, तो उस हार्डनेस को हटाने के लिए आप उस सिर को छिड़क देते हैं। तो चलिए ये बात तो अलग हो गई। तो ये अंडे के ऊपर 2 परतें होती हैं, तो ये ऊपर वाला परत हटाने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर इसको डुबा दिए HCl सॉल्यूशन में, आपने डुबा दिया। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर गया, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर गया HCl के साथ, तो क्या बना CaCl2 प्लस क्या हो गया 2 टाइम्स, पर क्या हुआ बोलो, प्लस प्लस H2O, क्यों 2H 1 ऑक्सीजन, और क्या निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ऐसा करते होगे तो आपको पता होगा आपके बाथरूम में खरखराहट सी आती है गैस, ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पिया होगा सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में, तो एक गले में एक झरझराहट सी आती है ना, आती है ना, वो ये अब ये गैसें ऐसे निकल रही है, नाक के थ्रू जाएगा तो नाक की तरफ से झरझराहट आएगी ना, तो ये थोड़ा सा इसी वजह से होता है। वो हाइड्रोजन गैस नहीं है या कोई दूसरी गैस नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। ये रिएक्शन होता है, इसके थ्रू ये बनता है और ये खुल जाती है, तो अंदर जो बचता है वो झिल्ली बचती है इस तरह की। तो इसी बेस पर उस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि बाहर क्या है, हम किस में रखें, नमक के सांद्र विलयन में रखें, तो क्या होगा, ये सांद्र है, ये तनु है, तो तनु से सांद्र की ओर गति होगी, इस गति को क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण। अब समझ में आ गई। तो वहां पर एक शब्द लिख सकते हो, यहां पर बाह्य परासरण होता है इसलिए अंडा सिकुड़ जाता है। शब्द एकदम शॉर्टकट, क्योंकि बाह्य परासरण का पूरा परिभाषा अपने पास रखा हुआ है ना। तो एक शब्द का उपयोग कैसे करें, पूरी परिभाषा का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे लाइनें देने पड़ते हैं, एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऐसे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। तो ये परासरण संबंधित, कल मैं आपको बर्कले हर्टले का जो एपरेटस है, उसका जो करण है उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्ञात किया जाता है, और वो एपरेटस को कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे ड्रॉ करने नहीं आता सीबीएसई में, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में उस पर पूछा जाता है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा फर्क आता है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को ज्यादा तकलीफ होने वाली है, मैं बताता हूँ किसकी तुलना में, उनके तुलना में, क्योंकि आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा, वैसे मतलब आपको थ्योरी ज्यादा देने पड़ते हैं। बाकी दोनों का जो सिस्टम है वो एक ही, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उनके में ज्यादा रहते हैं, आपके में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। बस ये है कि लेकिन हम जो पढ़ाएंगे हम दोनों के लिए पढ़ाएंगे, जिसकी वजह से दोनों बच्चे एक दूसरे के एग्जाम को अच्छे से दिला सकें। वैसे दिलाना तो नहीं है, पर इतनी ताकत हो कि आप ये नहीं कह सकोगे कि हमारी केमिस्ट्री में कि हमारा सीबीएसई के एग्जामिनेशन से हमारा कमजोर पढ़ाई हुई है, ऐसा नहीं सोच सकते। आप उस एग्जाम को दिला सकते हैं, वो ताकत पैदा करेंगे ताकि आप आईआईटी के एग्जाम भी दिला सके आराम से, और आप नीट के भी एग्जाम दिला सके आराम से। ओके, तो थोड़ी थोड़ी बातों को भी चलते हुए चल रहे हैं, तो देखें आगे चलते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न हमारे पास है, इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg है। क्रमशः लिखा है, तो मैं यहां पर 200, हाँ यहां पर 200 mmHg और कितना 415 mmHg, तो क्रमशः लिखा है, तो एक लिखा मैंने, दूसरा लिखना भूल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर कितना है 200 mmHg, और डाइक्लोरोमीथेन का कितना बताया गया है 415 mmHg है। ठीक है, तो ये दो चीजें दी गई हैं। फिर बोला जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए 298 केल्विन पर। ठीक है, फिर बोलता है वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, की गणना कीजिए। अब हमारे पास जो बातें कहा गया है वेपर प्रेशर से संबंधित, हम किस नियम की तरफ जा सकते हैं बताइए, ये पहले सोचना है। बताओ किस नियम की तरफ जा सकते हैं, वेपर प्रेशर किस नियम से रिलेट करती है, राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ की तरफ जा सकते हैं। आपको जो बोला गया उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिया गया है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब 298 केल्विन पर। ये जो बताया गया इसका मतलब ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये इसका वेपर प्रेशर, यानी कि उसका एसटीपी पर
वेपर प्रेशर है। और एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि आप इस जगह पे समझें कि उसका शुद्ध अवस्था का दिया गया है, दो लिक्विड है, दोनों के शुद्ध अवस्था का वेपर प्रेशर दिया गया है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा समझें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन या दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, दो चीजें दी गई है हमारे पास, मैं ले लेता हूं। अब कौन ज्यादा है कौन कम है अगर देखेंगे तो किसको ए लेंगे किसको बी लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो कंपोनेंट है। हेलो ध्यान दो, छापने में ध्यान मत दो, मैं टाइम दूंगा आप छाप सकते हो, है ना। कॉपी करने में ध्यान, बस एक काम करो, उंगली 3 रखो और ऐसे कर दो। क्या क्या स्क्रीनशॉट ले लो ना। आप लोग अजीब लगता है क्या, उन लोगों को नहीं लगता अजीब, है ना, आप लोग अजीब नहीं लगता है ना, ऐसे पकड़ो ऐसे खींच दो बस, है ना। तो वो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिलहाल मैं टाइम दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। दो कंपोनेंट है ए और बी, 3 कंपोनेंट नहीं दिया है, 2 पदार्थ दिया, एक क्लोरोफॉर्म है, हेलो, HCl CH Cl3, और दिया गया है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में नाम दिया है कि फॉर्मूला दिया है, या वो ये, हाँ ये उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि आप नहीं फॉर्मूला देते ही हैं तो निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं, आपको फॉर्मूले बनाने आना चाहिए। फॉर्मूला शुरुआत चल रही है आपको 12th की, तो इतना तो कह सकता हूं मैं कि आप किसी पर निर्भर मत रहना, किसी क्वेश्चन पे भरोसे मत करना, है ना। वो आपको सब कुछ बताएगा लेकिन सब कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए अब बोला, क्या बोला गया, 2 चीजें दी गई है, और फिर इसके बाद बोलता है, ये देखो, हाँ कहां पे है, वेपर प्रेशर दिया गया है दोनों का, तो मैं P0A शुद्ध अवस्था के लिए दिया है ना, P0A एंड P0B। P0A कितना है, 200 mmHg, यहां से भी पढ़ लो आप लोग, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg। चलिए ठीक है, ये 200 mmHg और दूसरा है 415 mmHg दिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बताता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक में प्रिंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि आपको इसको सॉल्व करना है एक एक करके। फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा, और कुछ दिया है इसको भी तो देख लो। 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम ये दिया, तो दोनों चीजें दी गई। तो आपके हमारे पास क्या है, WA बोलो 25.5 ग्राम जी, बस लिख लो चलो, और WB 40 ग्राम, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बनाए गए वाष्प दाब की गणना चाहिए, विलियन की जो है वाष्प दाब की गणना करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वो करना ही है। सेकंड लिखा था मोल फ्रैक्शन की भी गणना करना है, 2 क्वेश्चन हमारे पास है। तो चलो यहां पर आपको फाइंड करना है 2 चीजें, एक हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सेकंड हमें बोला गया है XA एंड XB, ये दोनों को, ठीक है। भाई एक बात बताओ मुझे, इनके लिए फॉर्मूले क्या होंगे वो पहले पता लगाते हैं। फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू PA प्लस PB होता है भाई साहब, हाँ। और इसको जानने के लिए ये दोनों की जरूरत है, लेकिन ये दोनों नहीं दिया है यहां पे सर, ये शुद्ध अवस्था के लिए है, और ये कब है, जब विलयन के अंदर है तब है, दोनों में फर्क है। तो विलयन के अंदर रॉल्स लॉ के बेस पर क्या होगा, किसी घटक का वेपर प्रेशर P0A into X है। यार दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हेलो, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब दूसरा होगा, यहां पर दूसरा पहले होगा, पहला बाद में होगा, समझ में आ गई बातें। अब देखो दूसरी है PB इज इक्वल टू P0B XB, फॉर्मूला देखते जाइएगा, 1 2 3, यस। अब 4 फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, XB NA बाय NA प्लस NB, अब ऐसा कर चुके हैं हम लोग। फिर बोलो XA इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आ रहा है, NA बाय NA प्लस NB।
अब यहां पर हमारे पास एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि Na और Nb कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या हो गया सर? अच्छा, वो Nb होगा ना सर? हाँ, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं सर हम भी, है ना। चलो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? NaWa बाई Ma और WB बाई MB होगा। मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है साहब? अब क्या क्या आपके पास है वो चेक करो। WA दिया गया है सर, WB दिया गया है सर, देख लो हो गया ना कि बोलो। लेकिन MA MB क्यों देगा वो? आप तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहीं से कर लो। तो मैं कहां पर लिख दूं? यहीं पे लिख दूं क्या MB की वैल्यू? हाँ, तो बताओ क्या होगा MB की वैल्यू, MA की वैल्यू? MA की वैल्यू होगी, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1, और इसका कितना है 35.5, 35.5 इंटू 3 टाइम्स। होगा कि नहीं होगा? तो क्या है 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 9 1 10, तो कितना हुआ 106, 106.5, और ये 6 1 7 2 9, और ये कितना हो गया 1, और ये क्या होगा 1, 119.5, 119.5 AMU। इसके लिए पता लगा लो यार, तो कितना हुआ 35 दूनी कितना होता है 70, और ये हाफ हाफ हो गया मतलब 71, 71, तो 12 2 71 कितना हो गया 5, 85, तो MB हो गया 85। बिल्कुल सही है। अब तो यार बन गया बेटा जी, बोलो। ये क्वेश्चन, एक समस्या आ रही थी हमें कि आपको क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लेते हैं, तो एक एक चीजों को हमें बताते, जब बनता था तो हम लोग अपनी कॉपी लेकर के हम बताते थे आपको। तो हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आप देखते रहो, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते रहो, आप समझाते जा रहा हूँ, इसलिए इसको रखा गया। समझ में आई बातें? असल कहानी यही है। ठीक, यानी डबल, मैंने बोला ना प्रोटेक्शन, आपको डबल सपोर्ट ट्रिपल सपोर्ट जब तक नहीं मिलता है ना तब तक ब्रेन काम नहीं करता। तो ये एक तरीका है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है? हर चीज मिल गया हमको, यहीं से मिल गया। यहां कहां से ढूंढना है मैंने आपको बता दिया, यहीं से। तो चलो पूरी बातें, ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। अब हो गया ना, अब क्या करूं मैं? बन जाएगा? नहीं बनेगा? कौन बच्चा कहता है कि बन जाएगा? हाथ खड़े करो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने लोगों से सॉल्व हो जाएगा, बाकी लोगों से नहीं होगा। नहीं होगा तुम लोगों से? हो जाएगा तो हाथ खड़े करते हैं। हाथ खड़े करो गुलाब में। हाँ चलो, कितने लोगों से बन जाएगा? हाथ खड़े करो। आपसे नहीं बनेगा रुचि? सब देख रहा है, इसमें मान रखोगे तो Na मिल गया, Nb मिल गया, इसके मान रखो तो Na मिल गया, इन दोनों के मानों को यहां पे रखोगे तो ये दोनों मिल गया, इन दोनों के मानों को यहां पे रखोगे तो ये दोनों मिल गया, ये तो दिया ही गया है, बोलो। और इन दोनों के मानों को यहां पे रखोगे तो यहां बन जाएगा। चलो बना लोगे? ट्राई करोगे कि नहीं? अब तो बन जाएगा रुचि, बोलो। रुचि वर्मा ना पूरा नाम? हाँ जी। इसमें WA कितना दिया है देखो तो, 25.5 बाई MA कितना है 119.5। एक बार और कैलकुलेट करके देख लेना, कहीं गलती हो गई तो, है ना। दूसरा NB का कितना है WB 40 बाई 85, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद NA प्लस NB इसलिए कर लीजिएगा कि बार बार वैल्यू पुट करना टाइम बर्बाद होता है, तो एक ही बार में कर लीजिएगा। तो दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको टोटल कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर उसको वैल्यू कर सकते हो ना भाई। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। बस मेरा जो था वो सॉल्यूशन कैसे होता है वो बताना मेरा काम था, आपसे बन जाएगा। और इसका क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसको पूरा लिखते समय इस बात पे ध्यान देना, 290 कहाँ पे, यहाँ पे देख, कहाँ पे, यहीं पे 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरो मीथेन के वाष्पदाब क्रमशः 200 mmHg तथा या एंड या और 415 mmHg है, ये लिखिएगा। ये दो क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाइए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इथेनॉल व मिथेनॉल की वाष्पदाब की गणना, वाष्पदाब क्रमशः ये दिया गया है।
और उनके मास भी दिए गए हैं और विलियन बनाया गया है, तो विलियन को आदर्श मानते हुए विलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन। यस। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर कुछ बातें और कहा गया है कि 250 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 और mmHg एवं 750 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रवस्था का संगठन भी प्राप्त कीजिए। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि क्या बोला गया है, क्या दिया गया। देखो आपको दोनों का क्या दिया गया है, P0 A P0 B दिया गया, देख रहे हो आप, है ना। और दिया गया है इसके साथ साथ आपको P दिया गया है, ठीक, P दिया गया है। पर अब इस बेस पर आपको क्या पता लगाना है, x से xp पता लगाना है और हो सके तो परसेंटेज पता लगा लेना, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर आपको पूरा सोचना है, क्योंकि ये एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है और ये एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, तो इनको आप बिल्कुल सॉल्व करके लाइए। दोनों होमवर्क है आपका। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और नहीं भी लगी होगी तो थोड़ी सी और पढ़ाई करेंगे। आज की क्लास आपको तभी अच्छी लग सकती है जब इसके पीछे की पूरे क्लासेस को आपने देखा होगा। तो आप आज की क्लास को बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को भी यही कहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। नमस्कार। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोस है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहा है वो आता है। और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।